एक समय की बात है। शिखा अपनी सौतेली माँ शीला, पिता मोहन और अपनी दो सौतेली बहनों ईशा और तृप्ति के साथ रहा करती थी। शीला एक बहुत ही चालाक औरत थी। जब मोहन की पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसने मोहन को अपने जाल में फंसाकर उससे उसके पैसों के लिए शादी कर ली। मोहन भी अपनी बेटी शिखा की देखभाल के लिए एक माँ चाहता था, इसलिए उसे भी दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं था। परंतु उसका ये फैसला बहुत ही गलत साबित होता है। शीला मोहन के सामने तो शिखा से बहुत ही ज्यादा प्यार करा करती थी, परंतु जब मोहन काम के सिलसिले से बाहर चला जाता तो वो शिखा से पूरे घर का काम करवाती थी और अपनी दोनों बेटियों को राजकुमारियों की तरह रखती थी। शिखा नहीं चाहती थी कि उसके घर में किसी भी तरह का कलेश हो, इसलिए वो अपने पिता को अपनी सौतेली माँ के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में नहीं बताती थी। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी शीला कहती है, क्या बात है शिखा बेटा, तुमने अभी तक इतना थोड़ा सा ही खाना खाया। चलो जल्दी से अपना खाना फिनिश करो। देखो तुम कितनी दुबली होती जा रही हो। मैं नहीं चाहती कि तुम कमजोर बनो, मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से खा पी कर एकदम मजबूत बनो। मोहन ये सब देखकर कहता है, सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैंने तुमसे शादी की। तुम शिखा का ध्यान एकदम अपनी खुद की बेटी की तरह रखती हो। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मुझे एक बात बतानी थी। हाँ जी बोलिए। वो मुझे ऑफिस की तरफ से एक 6 महीने की ट्रिप पर जाना है, तो उसके लिए मुझे कल ही निकलना होगा। मैं पहले तो शिखा के लिए बहुत परेशान था, पर ये सब देखकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। शिखा अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, पिताजी आप मत जाइए ना। वैसे भी आप अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं, मुझे आपके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। प्लीज मत जाइए। अरे शिखा बेटा ऐसा नहीं कहते, पापा को काम से बाहर जाना है, उन्हें ऐसे टोकते नहीं है। और वैसे भी मैं और तुम्हारी बहन है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इसके बाद शीला शिखा को आंखें दिखाती है, जिससे शिखा चुप हो जाती है। अगले दिन शिखा के पिता अपनी 6 महीने की ट्रिप पर निकल जाते हैं और उस दिन से शीला का अत्याचार शिखा पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो उससे अब घर के सारे काम कराने लगती है, यहाँ तक कि वो घर की नौकरानी को भी छुट्टी दे देती है। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। फिर एक दिन शीला अपनी दोनों बेटियों के लिए बाजार से 2 बहुत ही सुंदर ब्रांडेड लिपस्टिक लेकर आती है और अपनी बेटियों को दिखाते हुए कहती है, ये देखो तृप्ति और ईशा, ये दोनों लिपस्टिक जो तुम देख रही हो ना, ये वही लिपस्टिक है जिसकी ऐड टीवी में बड़ी बड़ी हीरोइंस करती है। मैंने इनका कलर देखा और मुझे लगा कि लिपस्टिक मेरी बेटियों के लिए ही बनी है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए ले आई। पर माँ ये तो बहुत ही महंगी लिपस्टिक है। हाँ मैंने भी सुना है, इस लिपस्टिक की कीमत बहुत ही ज्यादा है। किसी भी लिपस्टिक की कीमत मेरी बेटियों से ज्यादा नहीं है और मैं जानती हूँ ये लिपस्टिक तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगी। शिखा भी वहीं पर खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। शिखा को बचपन से ही लिपस्टिक का बहुत शौक था। वो अपनी माँ की लिपस्टिक निकाल निकाल कर लगाया करती थी। जब वो उन लिपस्टिक को देखती है तो उसे भी उन्हें लगाने का मन करता है, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्या एक बार मैं भी ये लिपस्टिक ट्राई कर सकती हूँ? तू जानती भी है इसकी कीमत क्या है? तेरी औकात से बहुत बाहर है। तू इसे लगाना तो छोड़, छू भी नहीं सकती, समझी? जा जल्दी से मेरे और मेरी बेटियों के लिए नूडल्स बना कर ला। बेचारी शिखा आंखों में आंसू लिए रसोई में चली जाती है और नूडल्स बनाने लगती है। साथ ही साथ रोते हुए कहती है, माँ आप क्यों चली गई? आपके जाते ही पिताजी ने ऐसी औरत से शादी कर ली जो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि मुझ पर अत्याचार करती है। ना मुझे ढंग का खाना खाने को देती है, ना ही पहनने को, ना ही मेरी कोई इच्छा पूरी करती है। शिखा ये सब बोल ही रही होती है और उसका ध्यान नूडल्स पर नहीं जाता, जिससे सारे नूडल्स जल जाते हैं। जिसकी बदबू सूंघकर शीला रसोई में आती है और नूडल्स को देखकर शिखा को एक जोरदार चांटा लगाते हुए कहती है, अरे अकल की अंधी, ध्यान कहाँ है तेरा? सारे नूडल्स जला दिए। अब मेरी बेटी और मैं क्या खाएंगे? पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। चल जा जल्दी से मार्केट से नूडल्स लेकर आ, समझी?
शिखा उदास होकर मार्केट से नूडल्स लेने चली जाती है। शिखा जब भी दुखी हुआ करती थी तो वो अपने घर के रास्ते में पड़ने वाले एक जंगल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन को शांत किया करती थी। आज भी वो ऐसा ही कर रही थी कि तभी उसे उस जंगल के साथ वाली नदी में एक छोटी सी बिल्ली डूबती हुई दिखाई देती है। शिखा बिना कुछ सोचे नदी में कूद जाती है और जैसे तैसे उस बिल्ली की जान बचाती है। पानी से बाहर आते ही वो बिल्ली एक परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर शिखा हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो परी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अग्नि परी हूँ। पानी से मुझे खतरा रहता है और गलती से मैं नदी में डूब गई, इसीलिए मैं एक बिल्ली के रूप में बदल गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम जल्दी ना करती तो शायद मैं वापस कभी परी नहीं बन पाती। क्या हुआ, तुम थोड़ी उदास लग रही हो? इसके बाद शिखा अपनी सारी कहानी उस परी को बताती है। शिखा की सारी कहानी सुनकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और 3 बहुत ही सुंदर लिपस्टिक प्रकट करती है। शिखा, ये तीनों लिपस्टिक जो तुम देख रही हो ये कोई मामूली लिपस्टिक नहीं है, बल्कि जादुई लिपस्टिक है। ये तीनों जादुई लिपस्टिक मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जब भी तुम्हारे पास घर का बहुत सारा काम हो तो तुम इस पिंक वाली लिपस्टिक से कहना, ये तुम्हारे घर के सारे काम कर देगी। और जब भी तुम्हें भूख लगे या तुम्हें खाने की जरूरत हो तो तुम इस लाल वाली लिपस्टिक से कहना, ये तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। और जब भी तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो तुम इस सुनहरी लिपस्टिक से कहना, ये तुम्हारी धन दौलत की हर जरूरत पूरी कर देगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और शिखा उन तीनों लिपस्टिक को लेकर घर आ जाती है। इसके बाद शिखा को जब भी घर का सारा काम करना होता तो वो पिंक वाली लिपस्टिक से कहकर घर का सारा काम कर लेती और जब भी उसे भूख लगती तो वो लाल लिपस्टिक का इस्तेमाल करके अपना पेट भर लेती और जब भी उसे पैसों की जरूरत होती तो जादुई सुनहरी लिपस्टिक का इस्तेमाल करती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन ईशा तृप्ति और शीला के साथ में बैठकर बातें कर रही थी कि तभी ईशा कहती है, माँ, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? कैसे गड़बड़? मैं कुछ समझी नहीं। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, ये शिखा की बच्ची हर काम इतना जल्दी कर देती है, जबकि हम इसे सिर्फ एक वक्त का खाना देते हैं। उसके बाद भी इसके अंदर इतनी ताकत आती कहाँ से है? हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये बहुत खुश लग रही है। हम इसका पता लगाना होगा। इसके बाद तीनों माँ बेटी मिलकर शिखा पर नजर रखने लगती है। फिर एक दिन जब शिखा अपनी तीनों जादू लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही होती है तो वो तीनों माँ बेटी शिखा को देख लेती है और फिर शिखा जब वहाँ से जाती है तो शीला उन तीनों लिपस्टिक को चुरा कर अपनी बेटियों के कमरे में आ जाती है और फिर वो तीनों एक एक करके वो लिपस्टिक लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस लिपस्टिक को लगाती है उनका पूरा चेहरा काला पड़ जाता है और उनके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और उन तीनों की वही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब शिखा के पिता घर वापस आते हैं तो शिखा उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद मोहन शिखा से माफी मांगता है और उस दिन के बाद से वो दोनों आपस में खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में 2 बहनें गीता और सीमा अपनी विधवा माँ सावित्री के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सावित्री के पति का निधन हो गया था। सावित्री अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई क्या करती थी। सीमा तो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वह कभी भी अपनी माँ से किसी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। लेकिन गीता, उसे तो बस हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। स्कूल में एग्जाम चल रहे थे, लेकिन गीता एग्जाम देने नहीं जाती। सीमा को उसकी चिंता होने लगती है और वह अपनी बहन को एग्जाम देने के बाद ढूंढने जाती है तो उसे पता चलता है कि वह एक क्लब में दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। वहां जाकर सीमा गीता को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, गीता, आज एग्जाम था और तुमने एग्जाम भी नहीं दिया। यहाँ क्लब में अपने आवारा दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हो। मम्मी कैसे पाई पाई जोड़कर स्कूल की फीस जमा करती हैं और तुम पूरे साल की फीस इस तरह से बर्बाद कर रही हो। गीता, यह तो गलत बात है। सुन बहन जी,
मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो बस माँ की चमची बनकर उनके आगे पीछे घूमती रहूँ। मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। आज मेरे दोस्त का बर्थडे था, इसे मैं छोड़कर एग्जाम देती। एग्जाम तो मैं दोबारा भी दे दूंगी, और वैसे भी तू मुझसे जलती है क्योंकि आए दिन मैं पार्टी करती रहती हूँ और तुझे कोई खास भी नहीं डालता। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? यार, तेरी इस गंवार बहन ने यहाँ आकर सारी पार्टी का मजा ही खराब कर दिया। इसे यहाँ से भगा दे। अपने दोस्तों की बातें सुनकर गीता अपनी सगी बहन को पार्टी से धक्के मारकर निकाल देती है। सीमा को बहुत दुख होता है और वह रोते हुए घर वापस आ जाती है। सावित्री की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपनी माँ को अपनी बहन की शिकायत नहीं लगाती, क्योंकि सावित्री की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती। ऐसे ही रिजल्ट का दिन आ जाता है। जब सावित्री दोनों बहनों का रिजल्ट देखती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और गीता की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, गीता, तुम कैसे फेल हो सकती हो? तुम तो रोज ट्यूशन भी जा रही थी और तुम्हारा कोई एग्जाम भी नहीं छूटा, फिर फेल कैसे हो गई? और सीमा को देखो, वह पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है, इसने तो कोई ट्यूशन भी नहीं लिया और घर का सारा काम भी किया। बेटा, मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करती हूँ और तुम फेल हो गई। मम्मी, अगर मैं पास नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो पूरी मेहनत की थी। अब स्कूल वालों ने ही मुझे फेल कर दिया तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। आप हमेशा मुझे ही सुनाती रहती है, इस सीमा की बच्ची को तो कुछ नहीं कहती। आप तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। ऐसा कहकर गीता गुस्से में अंदर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। सावित्री एक दिन मार्केट से घर वापस आ रही थी कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब इस बात की खबर गीता और सीमा को लगती है तो दोनों बहनें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती हैं। सावित्री के इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। घर में सिर्फ सावित्री काम करने वाली थी और वही चारपाई पर बैठ जाती है। अब घर में जो भी राशन था वह भी खत्म हो जाता है। तभी गीता बहुत गुस्से में अपनी माँ से कहती है, मम्मी, जब आपको हमें ऐसी ही नर्क जैसी जिंदगी देनी थी तो फिर पैदा ही क्यों किया? दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। आप सिलाई कर कर 4 पैसे कमा लिया करती थी, अब तो आप भी चारपाई पर बैठ गई। मेरे दोस्तों में मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है मैं ही जानती हूँ। उनसे उधार ले लेकर इतना ज्यादा कर्जा हो गया मेरे ऊपर, और आपको तो कोई चिंता ही नहीं है कि आपकी बेटी की जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप तो बस आराम से चारपाई पर बैठी है। गीता, यह हमारी माँ है और तुम जानती हो पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने हमें किस तरह से पाल पोस कर इतना बड़ा किया। हमें पढ़ाया, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाना खिलाया, और आज माँ को हमारी जरूरत है तो तुम इस तरह से सुना रही हो। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ सोचा है। क्या बेटा, क्या सोचा है तुमने? माँ, मैंने सोचा है कि गीता और मैं, हम दोनों आपका सहारा बनेंगे। हम दोनों काम करने जाएंगे, जो भी काम मिलेगा वही काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। गीता को हमने बहुत सर पर चढ़ा लिया। जब तक यह काम करके पैसे नहीं कमाएगी तब तक इसे पैसों की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। गीता पहले तो सीमा के साथ काम करने जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब सावित्री उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दे देती है तो वह चुपचाप काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब गीता के दोस्तों को यह पता चलता है कि गीता लकड़ियां बेचने का काम करती है तो उसके दोस्त उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। अरे यार गीता, तूने तो हमसे कहा था कि तू कभी कोई काम नहीं करेगी, लेकिन तू तो यहाँ मजदूरी जैसा काम कर रही है। यार, हम इस जैसी मजदूर लड़की को अपना दोस्त नहीं बना सकते। हमारा भी एक स्टेटस है, चलो यहाँ से चलते हैं। यह तो बहुत ज्यादा गरीब हो गई। इस सीमा की बच्ची की वजह से आज मेरे दोस्तों में मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है। अगर यह माँ को मेरे खिलाफ नहीं भड़काती तो आज मेरे दोस्तों में मेरी इंसल्ट नहीं होती। यह सब कुछ इस 2 टके की बहन जी की वजह से हुआ है। मेरे सभी अमीर दोस्त मुझे छोड़कर चले गए। छोड़ूंगी नहीं, तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। ऐसा सोचकर गीता सीमा के लिए अपने अंदर और भी ज्यादा नफरत पैदा कर लेती है। दोनों बहनें लकड़ी बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं घर आ रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। उनके पास एक बच्चा था जो बहुत ज्यादा बीमार था। वह दोनों बहनों से कहती हैं,
बेटा बेटा मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, अगर इसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो यह मर जाएगा, मेरी मदद करो। बुढ़िया, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, पूरे दिन हमने लकड़ियाँ काटी, इतनी धूप में अपना पसीना बहाया और इन्हें बेच कर आए, इतनी मेहनत से हमने पैसे कमाए और तुझे क्या लगता है कि इतनी आसानी से हम तुझे दे देंगे? तेरा बच्चा मरता है तो हमारी बला से मर जाए, हम तुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले। ये भिखारी कहीं से भी आ जाते हैं मुंह उठाकर। गीता देखो तो इनका बेटा कितना ज्यादा बीमार है, अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम एक समय खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? किसी की जान तो बच जाएगी। यह लीजिए अम्मा जी पैसे। सीमा की बच्ची, तो खुद को क्या समझती है? जब देखो समाज सेवा करने के लिए सबसे आगे आकर खड़ी हो जाती है। मैंने तो कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, अगर सारे पैसे तुझे दे देती तो आज तो भूखे पेट ही सोना पड़ता। इसी तरह दोनों बहनें कुछ दूर और चलती हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा चमचमाता हुआ फिरोक नजर आता है, जिसे देखकर दोनों बहनें ही चौंक जाती हैं कि तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है और वह दोनों बहनों से कहती है, तुम दोनों का मेरे इस जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। शायद तुम रास्ता भटक गई तभी यहाँ पर आई हो, वरना यहाँ पर कोई नहीं आता। और तुमने यह जादू फ्रॉक भी देख लिया है। अब यह जादू फ्रॉक तुम दोनों बहनों में से किसी एक का हो सकता है, और तुम जानती हो यह जादू फ्रॉक कितना ज्यादा शक्तिशाली है। इससे तुम जो भी कुछ मांगोगी वह तुम्हें तुरंत दे देगा, सोना, हीरे, जवाहरात, पैसा, कुछ भी। हाँ जादूगरनी जी, यह जादू फ्रॉक मुझे चाहिए। नहीं नहीं, यह तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें किसी की बलि चढ़ानी होगी, और वह बलि किसी और की नहीं, किसी इंसान की होनी चाहिए। जादूगरनी जी, मैं आपको एक इंसान की बलि चढ़ाकर देने के लिए तैयार हूँ। ये रही मेरी बहन, इससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, हमेशा माँ की लाडली बनी रहती है और इसी की वजह से मुझे काम भी करना पड़ रहा है और मेरे दोस्तों में मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी होती है। इसलिए मैं अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यह जादू फ्रॉक दे देना। मैं इसकी धन दौलत से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूँगी। सीमा, तुम्हारी बहन तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। अगर तुम अपनी बहन की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो तो यह फ्रॉक तुम्हें भी मिल सकता है। यह ऑप्शन तुम्हारे पास भी है। जादूगरनी जी, अगर आप दुनिया की सारी धन दौलत भी मेरे कदमों में डाल दोगी तब भी मैं अपनी बहन की बलि नहीं चढ़ाऊंगी। और गीता, तुम्हारी यह शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा था कि तुम छोटी हो, नादान हो, इसलिए मुझसे बदतमीजी करती हो, लेकिन पैसों के लालच में इतनी अंधी हो जाओगी कि अपनी बहन का खून बहाने के लिए तैयार हो जाओगी। यह मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। ऐसा कहकर सीमा बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है, लेकिन सीमा के इन आंसुओं से गीता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जैसे ही तलवार उठाकर सीमा की गर्दन उतारने वाली होती है तो वह एक बिल्ली के रूप में आ जाती है। अपनी बहन को बिल्ली के रूप में देखकर सीमा घबरा जाती है। तभी वह जादूगरनी सीमा से कहती है, सीमा, यह लो जादू फ्रॉक, यह तुम्हारा है। इससे तुम जितनी चाहो उतनी धन दौलत मांग सकती हो। मुझे हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन को उसके लालच का फल मिला है। तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा लालची और बुरे स्वभाव की थी। मैं इसी तरीके से परीक्षा लेती हूँ और जो लालच करता है उसे मैं इसी तरह से जानवर का रूप दे देती हूँ, और जो लालच नहीं करता उसे मैं अपना जादू फ्रॉक देती हूँ। तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का परिणाम मिला है। जाओ, तुम अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन बिताओ। जादूगरनी जी, गीता मेरी छोटी बहन है और मेरी बहन बिल्ली बनकर अपना जीवन यापन करे, यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। आप मेरी बहन को ठीक कर दो, चाहे तो आप जादू फ्रॉक मुझे मत दो, मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ। बस मेरी बहन को वापस से इंसान बना दो। सीमा, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हें मारने के लिए भी तैयार हो गई, फिर भी तुम अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। सच में सिर्फ तुम्हारी अच्छाई की वजह से मैं तुम्हारी बहन को इंसान बना रही हूँ। इतना कहकर जादूगरनी गीता को बिल्ली से इंसान बना देती है। गीता यह सारी बातें सुन रही थी तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह सीमा से माफी मांगती है।
दीदी, मैंने हमेशा आपके साथ कितना बुरा किया, आपको कभी बड़ी बहन नहीं माना, यहाँ तक कि आपको मारने के लिए भी तैयार हो गई, फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, आपके अच्छे स्वभाव की वजह से ही माँ आपसे प्यार करती है। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं कभी कोई बुरे काम नहीं करूँगी, कभी कोई लालच नहीं करूँगी, बस आप मुझे अपना जैसा बना देना। सीमा गीता को माफ कर देती है और वह जादूगरनी दोनों बहनों का इतना प्यार देखकर बहुत खुश होती है और वह अपना जादुई फ्रॉक दोनों बहनों को दे देती है, जिसकी धन दौलत से दोनों बहन बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं और अपनी माँ का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में कराती हैं। सावित्री बिल्कुल ठीक हो जाती है और जादुई फ्रॉक की मदद से अपना बहुत बड़ा बुटीक चलाती है और पूरा परिवार इसी तरह हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।